हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका स्पर्श स्पेस एजुकेशन सेंटर के इस ऑनलाइन पोर्टल में। आज हम एक नया विषय शुरू करेंगे, वह रहेगा सीजीपीएससी का पेपर नंबर 7 भाग नंबर 1। यह अपने आप में सीजीपीएससी का एक नया सिलेबस है। 2 साल पहले ही इस पेपर 7 में सीजीपीएससी की परीक्षा में इसको जोड़ा गया है और यह एक महत्वपूर्ण सिलेबस भी है। जितने भी इसमें अधिनियम जोड़े गए हैं या हम भाग नंबर 1, भाग नंबर 2, भाग नंबर 3 के आधार पर चर्चा करें, मानव विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण सिलेबस है। पेपर नंबर 7 का पार्ट नंबर 1 है, भाग नंबर 1 है, वह है कल्याणकारी विकासात्मक कार्यक्रम और कुछ कानूनों के बारे में बात करेंगे। मतलब भारत देश में कुछ ऐसे कानून बनाए गए हैं जो लोगों के कल्याणकारी विकास के लिए है। तो क्या क्या कानून बनाए गए हैं? अब देखो, अगर सरकार को विकास करना है तो विकास करने के लिए 2 तरीके रहते हैं। या तो वो कानून बनाए, कोई कानून बनाकर उसको लागू करे, जैसे 3 तलाक बिल अभी हाल फिलहाल में बहुत चर्चा में रहा। घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम है, महिलाओं के संरक्षण के लिए। तो कोई कानून बनाकर लाओ या कोई योजना चलाओ, लोगों के विकास के लिए कोई योजना चलाओ। तो कल्याणकारी विकासात्मक कार्यक्रम एवं कानून, लोगों के विकास के लिए जो जो चीजें आवश्यक हैं उस कानूनों के बारे में, उस योजनाओं के बारे में सिलेबस पेपर नंबर 7 के भाग नंबर 1 में बनाया गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण सिलेबस है। तो इस ब्रीफिंग को लेकर कि किस प्रकार यह सिलेबस है, इसको लेकर अगला वीडियो है। आज हम शुरुआत करेंगे। मैं जिस कानून की बात कर रहा था उसमें एक महत्वपूर्ण कानून जो आपके पेपर नंबर 7 का पार्ट बनता है, वह है मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट 1993, 1993। बातों से ही आपको कुछ चीज समझ में आ गया होगा कि मानव के, लोगों के अधिकारों के लिए यह एक संरक्षण है। ये इसका जरूरत क्यों पड़ा? इसका जरूरत क्यों पड़ा? जैसे हम एक पुलिस व्यवस्था लागू कर दी, चलो हमने बोल दिया एक पुलिस रहेगा, पुलिस का काम रहेगा पूरा शांति व्यवस्था को देखना। लेकिन अब हमने जनता के विरुद्ध पुलिस को शक्ति तो दे दिया, लेकिन ऐसा ना हो कि वह पुलिस जनता के खिलाफ अपने शक्तियों का दुरुपयोग कर रहा है। कभी कभी ऐसा देखने को भी मिलता है। अपने शक्तियों का उनको सही प्रयोग करना है, लेकिन कभी कभी पुलिस दुरुपयोग भी करता है। जिस व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं करना चाहिए उनको जबरदस्ती राजनीतिक दबाव में ले जाकर उनसे पूछताछ किया जाता है, दबाव डाला जाता है। ये सब आप देखे हुए हैं, मूवी में आपको देखने को मिलेगा, ये सब चीज बताया जाता है। तो लोगों के अधिकारों का हनन हो रहा है। वो हनन ना हो, सरकार के ऊपर, चाहे वह राजनीतिक कार्यपालिका हो चाहे वह प्रशासनिक कार्यपालिका हो, उनके ऊपर नियंत्रण रखने के लिए, उनके शक्तियों के ऊपर नियंत्रण रखने के लिए मानव अधिकारों के संरक्षण के लिए यह एक्ट बनाया गया है, जिसका नाम है मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम। वर्ष 1993 में बना है, इसलिए 1993। ये याद रखेंगे। यह एक ऐसा अधिनियम है जिसको अध्यादेश के माध्यम से लाया गया था। अध्यादेश के माध्यम से इस अधिनियम को लाया गया था, ऑर्डिनेंस के माध्यम से इसको लागू किया गया था। मतलब पहले राष्ट्रपति का हस्ताक्षर हुआ है, उसके बाद उसको पार्लियामेंट में पास कराया गया है। अब अध्यादेश आप लोग नहीं समझेंगे तो मेरे को लगता है आप संविधान में इसके बारे में डिटेल से समझेंगे। और वैसे भी जो मेरे को मेंस के लिए सुन रहे हैं, मैं उम्मीद करूंगा प्री के कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हैं। तो यह एक ऐसा अधिनियम था जिसको अध्यादेश के माध्यम से लाया गया था, बाद में उसको पार्लियामेंट से, संसद से इसको कानूनी रूप दिया गया था। एक बात भी याद रखेंगे, अब तक इस अधिनियम में 2 बार संशोधन हुआ है। एक 2006 में संशोधन हुआ है और एक 2019 में संशोधन हुआ है। 2019 में हुआ संशोधन बहुत महत्वपूर्ण है, उसके बारे में भी बताते चलूंगा। कहां कहां पे बदलाव हुआ है उसके बारे में हम जानते चलेंगे। तो आज हम शुरुआत करते हैं मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 2019, माफ करना 1993। 2019 के संशोधन को मैं साथ में लेकर चलूंगा। अच्छा, अगर हम इस अधिनियम के बारे में चर्चा करें तो इस अधिनियम में कुल 8 अध्याय हैं। 8 अध्याय हैं और कुल 43 धाराएं हैं। जिस प्रकार हमारा भारतीय संविधान अलग अलग भाग में बटा हुआ है, भागों के अंदर
अलग अलग अनुच्छेद हैं, वैसे ही जब भी किसी कानून का निर्माण किया जाता है तो वह अपने अलग अलग अध्याय में, अलग अलग चैप्टर में बटा रहता है और उस चैप्टर के अंदर ही अलग अलग धाराएं होती है। तो याद रखेंगे, इसमें कुछ वैसे ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। मतलब अगर हम मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से चर्चा करें तो ये बहुत बड़ा बात नहीं है, इसको याद करने का जरूरत नहीं रहता। जब हम प्री के कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं तो उसका जरूरत पड़ता है। तो आप बस याद अभी ये रखेंगे, इसमें कुल 8 अध्याय हैं और कुल 43 धाराएं हैं। अगर हम मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम की बात कर रहे हैं, सबसे बड़ा पहला प्रश्न यही बनता है, सर मानवाधिकार होता क्या है? किसको हम मानवाधिकार कहेंगे? क्या मैं खाना खा रहा हूं, खाना मेरा मानवाधिकार है? क्या मैं पढ़ता हूं, यह मेरा मानवाधिकार है? तो मानवाधिकार क्या है, किसको मानेंगे मानवाधिकार? मतलब जो जो मानवाधिकार है वह इस अधिनियम के अंतर्गत आएंगे। तो सबसे पहले हम 2 बातों को चर्चा करेंगे। मानव अधिकार क्या है इस अधिनियम के तहत, इस अधिनियम के तहत मानव अधिकार क्या है, और इस अधिनियम को बनाने के उद्देश्य क्या है। कोई तो उद्देश्य रहा होगा जिसके तहत इसको बनाया गया है। तो मानव अधिकार क्या है, तो मानव अधिकार क्या है, उसमें जो मैं पहला लाइन पढ़ने वाला हूं वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस अधिनियम के तहत वही सबसे महत्वपूर्ण परिभाषा है। भारतीय संविधान में प्रत्याभूत, भारतीय संविधान में निहित वे सभी अधिकार जिनको अंतरराष्ट्रीय संविधानों में सम्मिलित किया गया है, यही ही लाइन लिखना है। अगर आपको मार्क्स चाहिए, मेंस में आपको अगर उत्तर चाहिए कि आपको अच्छा नंबर मिले, ये लाइन लिखना बहुत जरूरी है। मानव अधिकार की परिभाषा, इस अधिनियम के तहत भारतीय संविधान में प्रत्याभूत वे सभी अधिकार जो अंतरराष्ट्रीय संविधानों में सम्मिलित है, वह सभी मानव अधिकार है। अब आपके समझ, ये तो आप समझते हो जी, भारतीय संविधान के तहत हमको बहुत सारे अधिकार प्राप्त हुए हैं। खासकर उस मूल अधिकार के बारे में आप अच्छे से समझते हो। भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक जिन जिन अधिकारों का वर्णन किया गया है वह सभी मानव अधिकार है, हमारा मौलिक अधिकार है। साथ ही साथ इस बात का भी ध्यान रखना है, यहाँ पे अंतरराष्ट्रीय संविधानों में सम्मिलित। हमको कैसे पता चला कि लोगों के अधिकारों के लिए हमको लड़ाई लड़ना है, लोगों के अधिकारों का हनन हो रहा है, उसकी सुरक्षा के लिए एक ठो कानून बनाने की जरूरत है, ये सब कहां से पता चला? याद रखना, हम तो बहुत लेट में कानून बना के आए हैं। यूनाइटेड नेशन ने, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने मानव अधिकार घोषणा पत्र जारी किया 10 अक्टूबर 1948 को, और यह निर्णय लिया गया 10 अक्टूबर, याद रखना है, अच्छे से मैं लिख देता हूं, ये डेट नहीं भूलेंगे आप, 10 अक्टूबर 1948 इस दिन मानव अधिकार घोषणा पत्र जारी किया गया। वहां पे यह ऑलरेडी पूरे देशों ने मिलकर, संयुक्त राष्ट्र संघ ने मिलकर एक कानून का निर्माण किया जिसमें 30 अनुच्छेद हैं और उसमें मानव अधिकारों के बारे में चर्चा किया गया है। सभी देशों को समझाया गया है कि आप अपने रक्षा क्षेत्र को कितना भी शक्तिशाली बना दो, आप आंतरिक रूप से कितनी भी शक्तिशाली बना लो, लेकिन आपको अपने मानव अधिकारों का हनन नहीं करना है। अगर चीन में मानवाधिकार का हनन होगा तो यूनाइटेड नेशन वहां पे आवाज उठाएगा, अगर भारत में मानवाधिकार का हनन होगा तो यूनाइटेड नेशन वहां पे अधिकार होगा। तो बताया गया मानवाधिकार क्या क्या है। 1948 से कानून बन चुका है, हमारे देश में तो बहुत बाद में बना, 1993 में यह कानून बना। तो वो जो यूनाइटेड नेशन के कानून में जो जो बात की गई है मानव अधिकारों के संबंध में, अगर लोगों की स्वतंत्रताओं की बात की गई है, लोगों की गरिमाओं के बारे में बात की गई है, वो सबको कहा गया है अंतरराष्ट्रीय संविधानों में सम्मिलित वे सभी अधिकार जो अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं में सम्मिलित किए गए हैं मानव अधिकारों के लिए। साथ ही साथ जो भारतीय संविधान में प्रत्याभूत हैं, भारतीय संविधान में जिन अधिकारों को शामिल किया गया है, इनको हम मानव अधिकार कहेंगे। आपको एसीटीज इसी लाइन को लिखना है। इसके साथ साथ याद रखेंगे, मैं थोड़ा सा यूनाइटेड नेशन वाले लाइन को लेकर कुछ और परिभाषा बनाया हूं, ये तो महत्वपूर्ण है ही। जो व्यक्ति की स्वतंत्रता, समानता व प्रतिष्ठा से जुड़ी हुई बात है। हम किसी, अगर कोई घूमने जाना चाह रहा है,
घूमने जाना चाह रहे हो, घूमना, भारत देश में घूमना उसका अधिकार है, मानव अधिकार है, आप उसको रोक नहीं सकते। पता चला रायपुर पुलिस उसको जबरदस्ती दबाव बना रहा है, आप घूमने नहीं जा सकते, सरकार आपको मना की है, बिना उचित कारण के उसको मना कर रहे हैं, मतलब उसके मानव अधिकारों की हनन हो रहा है, क्योंकि उसको स्वतंत्रता का अधिकार है जो व्यक्ति की स्वतंत्रता, समानता व प्रतिष्ठा से संबंधित हो, जो भारतीय संविधान के मूलभूत अधिकारों में वर्णित हो। जो ऊपर मैंने लाइन लिखा है उसी को थोड़ा सा और इलेबोरेट करके बता दिया, ऐसे ऐसे अधिकार जिसको भारतीय संविधान के तहत यहाँ के लोगों को दिया गया है, और ऐसे अधिकार जो संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा गारंटीकृत हो। मैं वही बात बताया, 10 अक्टूबर 1948 को यूनाइटेड नेशन द्वारा ऐसे ऐसे अधिकार जिसको लोगों तक पहुंचाने की गारंटी दी गई हो, इन्हें हम मानव अधिकार कहेंगे। तो जब भी आपसे परिभाषा पूछा जाए 2 नंबर या 4 नंबर में, आप इस परिभाषा को वहां पे प्रयोग कर सकते हैं। मैं बार बार बोल रहा हूं, पहला वाला परिभाषा बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि चलो मैं थोड़ी देर में बताऊंगा क्यों महत्वपूर्ण है। चलो, अधिनियम के उद्देश्य, इतना बड़ा कानून बनाने का, बहुत शक्तिशाली अधिनियम है, ये बहुत ही शक्तिशाली अधिनियम है। इस अधिनियम कैसे शक्तिशाली है ये आपको धीरे धीरे पता चलेगा जब हम इस अधिनियम की गहराइयों में पहुंचेंगे। इस अधिनियम के उद्देश्य क्या है, ये कानून बनाने का मेन रीजन क्या है, एम क्या है, एम क्या है, यही सब चीजों को आप लिख सकते हो, और बस लास्ट में आप एक लाइन जोड़ सकते हो, यह सब चीज लोगों को, मानवों को दिलाने के लिए, उसको अधिकार दिलाने के लिए यह कानून बनाया गया है। इसी बातों में लास्ट लाइन को जोड़ दोगे तो वह उसका उद्देश्य बन जाएगा। बस अधिनियम के उद्देश्य क्या है, मानव अधिकारों का बेहतर संरक्षण करना। संरक्षण करना मतलब अंतरराष्ट्रीय संविधानों के द्वारा जो उनको अधिकार मिला है, भारतीय संविधान के द्वारा उनको स्वतंत्रता, समानता और प्रतिष्ठा का जो अधिकार मिला हुआ है, वह सभी अधिकार उनको पहुंचाने के लिए, मानवों को दिलाने के लिए, उनके संरक्षण के लिए यह अधिनियम बनाया गया है कि यदि नहीं मिलेगा वह अधिकार जो संविधान के तहत लोगों को मिलना है, जो अंतरराष्ट्रीय संविधानों के द्वारा लोगों को मिलना है, अगर वो नहीं मिल रहा है तो नहीं मिलेगा तो क्या होगा, यह बेहतर संरक्षण के लिए यह अधिनियम बनाया गया है। और बनाने के लिए क्या है, इस अधिनियम का उद्देश्य है ताकि लोगों को उनका बेहतर संरक्षण, मानव अधिकारों के बेहतर संरक्षण उपलब्ध कराने के लिए राष्ट्रीय मानव आयोग व राज्य मानव अधिकार आयोग का गठन किया जाए। बहुत शक्तिशाली आयोग होता है। पुलिस वाले, आर्मी वाले सबसे ज्यादा इसी से डरते हैं भाई। पुलिस वालों का तो हालत खराब रहता है, अगर उनके ऊपर मानव अधिकार आयोग वाले क्वेश्चन आंसर करना शुरू कर दें तब तो बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क होता है। तो राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर पर मानव अधिकार आयोग का गठन करना, और सिर्फ आयोग का गठन नहीं करना, अलग से इसके लिए न्यायालय गठित करना, जहां पे इस बात की सुनवाई की जा सके कि किसी व्यक्ति के मानव अधिकारों का हनन हुआ है, मानव अधिकार न्यायालयों की स्थापना करना। तो देश में याद रखेंगे, मानव अधिकारों का बेहतर संरक्षण मुहैया कराना, साथ ही साथ राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर पर मानव अधिकार आयोग का गठन करना, साथ ही साथ अलग से मानव अधिकार न्यायालयों की स्थापना करना, इस अधिनियम के उद्देश्य है। तो ये परिभाषा, यह उद्देश्य। अच्छा, अब इस बात को आप याद रखेंगे। अब मैं थोड़ा सा अधिनियम में क्या होता है, अध्याय के अंतर्गत धारा, फिर अगला अध्याय के अंतर्गत उनकी धाराएं। तो मैं अब अधिनियम को पढ़ना शुरू करता हूं। तो इस अधिनियम के अध्याय नंबर 1 में धारा नंबर 1 व 2 हमेशा याद रखना, किसी भी अधिनियम में, वैसे बाकी अधिनियम जब मैं पढ़ाऊंगा आप लोगों को, जैसे पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, मतलब उपभोक्ता अधिकार संरक्षण अधिनियम, ऐसे जो भी चीजें मैं पढ़ाऊंगा सभी में पहला अध्याय, उस अध्याय में 2 धाराएं होंगी, और दोनों धाराओं में एक तो उस अधिनियम का संक्षिप्त नाम रहेगा, उस अधिनियम का संक्षिप्त नाम होगा मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993। उस अधिनियम में बताया जाएगा उस अधिनियम का विस्तार कहां तक है। पहले यह बताना पड़ता था, क्योंकि जम्मू कश्मीर अपने आप में एक अलग मसला था, तो बताना, बहुत से कानून को बताना पड़ता था, यह जम्मू कश्मीर को छोड़कर संपूर्ण भारत में लागू होता है। अब तो ऐसा नहीं है, हर अधिनियम पूरा संपूर्ण भारत में लागू होता है। तो उस संक्षिप्त नाम लिख दिया जाता है, कहां तक वह अधिनियम लागू होगा वह लिया जाता है, और साथ ही यह भी बता दिया जाता है यह अधिनियम कब से प्रारंभ किया जाता है, यह बनाया गया अधिनियम कब से लागू किया जाता है। हर अधिनियम में यही कॉन्सेप्ट रहेंगे। इसको हम कहेंगे धारा नंबर 1। धारा नंबर 2, देखो मैंने बोला अध्याय नंबर 1 में 2 धाराएं हैं, धारा 1 व धारा 2, यहां से यहां तक रहेगा धारा नंबर 1, और धारा नंबर 2 में रहेगा परिभाषा।
हमेशा हर अधिनियम में ऐसा ही होगा। काहे की परिभाषा, उस अधिनियम में जो 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 शब्द प्रयोग होंगे, देखो भाई अधिनियम बना रहे हैं हम, कॉपी बना रहे हैं, एक फाइल बना रहे हैं, 8 पेज 10 पेज 20 पेज का एक फाइल बना रहे हैं, उसमें बीच बीच में हम बहुत सारे शब्द प्रयोग कर रहे हैं। तो उस अधिनियम में जो शब्द प्रयोग किए जा रहे हैं कुछ महत्वपूर्ण शब्द, तो उसका इस अधिनियम के तहत क्या परिभाषा है, उसी अधिनियम के तहत क्या परिभाषा है, ये पहले से समझाना पड़ता है। तो उस परिभाषा का मतलब हर अधिनियम में आपको धारा नंबर 2 परिभाषा रहेगा। इसी परिभाषा में मानव अधिकार की परिभाषा है कि भारतीय संविधान में प्रत्याभूत हुए अधिकार जो अंतर्राष्ट्रीय संविधानों में सम्मिलित है। इसीलिए मैंने बोला ये लाइन लिखना अत्यंत आवश्यक है, भले ही आप इन सब लाइनों को ना लिखें। क्लियर है? तो अध्याय नंबर 1 समाप्त। इतना ही रहता है। इसको जानने के बजाय आप इसको याद रखेंगे, ये डायरेक्ट, ये प्रत्यक्ष सीधे तौर पर ये प्रश्न पूछा जाएगा। तो अध्याय नंबर 1 समाप्त। 8 अध्याय पढ़ना है हमको। हम अब पहुंचते हैं अध्याय नंबर 2, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण, जिसमें धारा 3 से 11 तक वर्णन है। धारा 3 से 11 क्योंकि 2 तक समाप्त हो चुका है। अच्छा याद रखना, इसमें क्या बताया गया है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के गठन की बात की गई है, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के गठन की बात की गई है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, अब आयोग या कमीशन आप समझते होंगे, लोगों का गठन किया जाएगा, 8 लोग 10 लोग 20 लोगों का गठन किया जाएगा। वो गठन करने वाले लोगों का काम क्या रहेगा, देखना। अच्छा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है, मतलब पूरा राष्ट्रीय स्तर पर एक आयोग गठित करने की बात चल रही, पहले ओवरव्यू सुन लो आप लोग। पूरे राष्ट्रीय स्तर पर मानवाधिकार आयोग गठित करने की बात चल रही है, मतलब एक आयोग गठित किया जाएगा। जितने भी लोग रहेंगे, अभी सब बताऊंगा मैं, जितने भी लोग रहेंगे वो यही देखेंगे भारत देश में किसके किसके अधिकारों का हनन हो रहा है, अगर हनन हो रहा है तो उसमें किस प्रकार कार्रवाई करना चाहिए, पुलिस के खिलाफ हो रहा है तो क्या एक्शन लेना चाहिए, पुलिस को साथ में लेना चाहिए कार्रवाई में कि नहीं लेना चाहिए। तो इसके लिए एक आयोग का गठन करना है, एक आयोग का गठन करना है। बहुत शक्तिशाली आयोग है, बहुत ही शक्तिशाली आयोग है। अब बोला गया अध्याय नंबर 2 में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किया जाएगा। तो ये जो गठन हो रहा है उसमें गठन में धारा 3 से लेकर 11 तक क्या क्या बात कही गई उसके बारे में बात। पहले तो बोला गठन की बात की जाए, गठन कैसा रहेगा, तो इस गठन में आप याद रखेंगे, इस गठन में आप याद रखेंगे 1 + 5 + 7 मतलब टोटल 13 सदस्यीय यह कमीशन होगा। कुल 13 सदस्य होंगे, कुल 13 सदस्य होंगे। अच्छा याद रखना, यहां पे बता देता हूं, वर्ष 2019 से पहले 19 में संशोधन हुआ है। पहले इसमें जो कॉन्सेप्ट था 1 + 4 + 4 मतलब 9 का कॉन्सेप्ट था, 9 सदस्य था। 2019 में इसमें संशोधन किया गया और 1 + 5 + 7 करके इसकी संख्या बढ़ाकर कितनी कर दी गई, 13 कर दी गई। मतलब यहाँ पे हाल फिलहाल में 2 संशोधन हुआ है। मैंने पहले ही बताया अब तक इसमें 2 बार संशोधन हुआ है, एक 2006 में और एक 2019 में। ये है भाई। अच्छा अभी आपको मैं बताने वाला हूं ये 1 + 5 + 7 ऐसा मैंने क्यों लिखा, ध्यान रखेंगे आप लोग अपने नोट्स में लिखते चलेंगे। यह जो 1 है, यह जो 1 है यह अध्यक्ष है। हमेशा अगर ऐसा मैं कभी लिखूं तो याद रखिएगा जो पहला नंबर रहेगा एक अध्यक्ष रहेंगे और बचे हुए जो 12 हैं वह सदस्य कहलाएंगे। एक अध्यक्ष सहित 12 सदस्य, टोटल 13 सदस्य होंगे। एक अध्यक्ष हो गया, ये जो 5 है वो नियुक्त किए जाएंगे, ये अपॉइंट किए जाएंगे। जो भी इनका कार्यकाल रहेगा, 3 साल का कार्यकाल है तो 3 साल के लिए अपॉइंट किए जाएंगे। ये 5 ऐसे सदस्य हैं जो नियुक्त किए जाएंगे और 7 ऐसे सदस्य हैं जो पदेन होंगे। 7 ऐसे सदस्य हैं जो पदेन होंगे। पदेन मतलब उनको नियुक्त करने की जरूरत नहीं है, वो जैसे ही अपने पद पर आएंगे वो मानव अधिकार आयोग के सदस्य बन जाएंगे। उदाहरण के तौर पर बताता हूं, जब मैं उपराष्ट्रपति पढ़ाता हूं, संविधान में आप लोग को पढ़ाया हुआ हूं या आप भी जानते होंगे, जो भी उपराष्ट्रपति का पद धारण करेगा जैसे ही वो शपथ लेंगे वो स्वतः ही राज्यसभा के अपर हाउस के सभापति बन जाएंगे, वहां के सभापति बन जाएंगे। जैसे ही कोई उपराष्ट्रपति बनेंगे ऐसा ही होता है, वैसा ही यहां पे है। अच्छा कहां कहां के लोग बनेंगे मैं अभी बताऊंगा, आप जल्दी से याद रखेंगे। एक अध्यक्ष, 12 सदस्य,
12 सदस्यों में से ये जो 5 सदस्य हैं वह नियुक्त किए जाएंगे और ये जो 7 सदस्य हैं वो पदेन रहेंगे। इस वाले से हम ज्यादा अच्छे से समझेंगे। देखो भाई, तो 5 सदस्य और एक अध्यक्ष, टोटल 6 ऐसे मेंबर होंगे जो नियुक्त किए जाएंगे। तो यहां से हो गए आपके टोटल कितने मेंबर? 6 मेंबर। कितने मेंबर? 6 जो नियुक्त किए जाएंगे। अपने आप में प्री का यह प्रश्न बन जाता है, मानव अधिकार आयोग में कितने सदस्य नियुक्त किए जाते हैं? तो टोटल 6 सदस्य नियुक्त किए जाते हैं। 6 इसलिए लिखा, 5 सदस्य और एक अध्यक्ष भी नियुक्त किया जाएगा। और अगर हम 7 सदस्य के बारे में चर्चा करेंगे, 7 सदस्य ऐसे होंगे जो पदेन रहेंगे, एक्स ऑफिसो मेंबर कहा जाता है उनको। चलो पहले हम लोग ना नियुक्त होने वाले मेंबर के बारे में बात करेंगे। मैंने यहां पे एक कॉन्सेप्ट लिखा है 1 + 5, तो ये लो भाई 1 और ये है 5। एक हमेशा से बोलते हूं अध्यक्ष होगा और बाकी 5 क्या होंगे? नियुक्त होने वाले सदस्य। तो जो एक अध्यक्ष है वो अध्यक्ष का योग्यता क्या होना चाहिए? किसको अध्यक्ष बनाया जा सकता है? याद रखना, सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश रहा हो, सेवानिवृत्त न्यायाधीश, या ऐसा भी लिख सकते हैं सुप्रीम कोर्ट का सेवानिवृत्त रिटायर्ड न्यायाधीश। इसमें अभी अभी 2019 में संशोधन हुआ है। पहले यहां पे यह लिखा होता था, मैं पहले की बात बता रहा हूं, सिर्फ सुन लो, पहले यह लिखा रहता था सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश रहा हो, CJI रहा हो, ऐसा प्रश्न आता था। 2019 में मुख्य न्यायाधीश को बदल गया है, कर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश रहा हो, सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश रहा हो। यह प्रावधान कब किया गया? 2019। लेकिन रहा हो, रिटायर्ड न्यायाधीश ही राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का अध्यक्ष बनाया जा सकता है। अब आप ही सोच सकते हो दोस्त, कितना शक्तिशाली यह अधिनियम बनने वाला है, यह आयोग कितना शक्तिशाली बन रहा है, जिसमें किसी सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड न्यायाधीश को इस आयोग का अध्यक्ष बनाया जा रहा है। कोई नेता को, राजनीति करने वाले लोगों को यहां ले आकर नहीं बैठाया जा रहा है, नहीं तो यहां पे भी राजनीतिकरण हो जाता। न्यायपालिका को समाहित किया गया है और न्यायपालिका के उच्च पदों पर रहने वाले को समाहित किया जा रहा है। साथ ही साथ जो 5 सदस्य रहेंगे, 5 सदस्य की योग्यता क्या होनी चाहिए? एक सदस्य, 5 सदस्यों में से एक सदस्य फिर से सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश रहा हो या हो, रिटायर्ड है तो भी चलेगा और अभी वो वर्किंग है, सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश है तो भी चलेगा, एक सदस्य। एक और सदस्य जो है वह हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश हो, वह मुख्य न्यायाधीश या तो रहा हो, रिटायर्ड है तो भी चलेगा और अभी वर्किंग है तो भी चलेगा, रहा हो या हो, मैंने दोनों बात लिखा। क्लियर है? कितने मेंबर आ गए? एक अध्यक्ष आ गए, एक सदस्य आ गए, एक और सदस्य आ गए, अब तक 2 सुप्रीम कोर्ट से आ गए, एक हाई कोर्ट से आ गए। अब इस 5 में से 2 तो हो गए, बच गए 3। ये जो 3 है वो मानवाधिकार क्षेत्र का ज्ञाता हो, मानवाधिकार क्षेत्र का ज्ञाता हो। वास्तविकता में ये उन लोगों को यहां पे लाकर बैठाया जाता है जिन लोगों ने लगातार, यह गैर सरकारी संस्था है, एनजीओस में काम करने वाले ऐसे लोग जो मानव अधिकारों के लिए विगत कई वर्षों से लड़ाई लड़ रहे हैं, निःशुल्क लड़ाई लड़ रहे हैं, हमेशा लोगों की सेवा में आगे आ रहे हैं, खासकर गैर सरकारी संस्थाएं, उसमें से किसी ऐसे लोग जो मानव अधिकारों का ज्ञाता हो, उनको, उसमें से 3 लोग वहां से आएंगे, इनको भी नियुक्ति किया जाएगा, ये भी नियुक्त किए जाएंगे। कौन आएगा इस आयोग में, कौन आएगा, इसका निर्णय लिया जाएगा। बाद में मैं ये भी बताने वाला हूं ये सब नियुक्त कैसे होंगे, ये नियुक्त कैसे होंगे उनको भी चर्चा करेंगे। तो ये हो गया 1 + 5 का आपका हिसाब। एक अध्यक्ष है, 5 सदस्य हैं, अध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश रहा हो तभी काम चलेगा, रिटायर्ड को ही बनाएंगे, और 5 सदस्यों में से एक सुप्रीम कोर्ट का यदि कोई न्यायाधीश रहा हो तो भी चलेगा, है तो भी चलेगा, एक हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश होना जरूरी है, और 3 जो है वह मानवाधिकार क्षेत्र का ज्ञाता हो। ये वो लोग हैं, टोटल 6 लोग जिनका नियुक्ति किया जाएगा। 13 में से 6 नियुक्त किए जाएंगे और 7 पदेन होंगे। पदेन होंगे मतलब जैसा ही वो अपना पद धारण करेंगे तुरंत आयोग के वह सदस्य बन जाएंगे। एक्स ऑफिसो मेंबर बोला जाता है। 7 पदेन सदस्य कौन कौन से होंगे ध्यान देते जाएंगे। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष,
नेशनल माइनॉरिटी कमीशन का प्रेसिडेंट जो होगा वह जैसे ही अपना पद धारण करेगा, अध्यक्ष पद का शपथ लेगा, वैसे ही वो मानव अधिकार आयोग का सदस्य बन जाएगा। कोई भी व्यक्ति रहे, XYZ, जो भी अध्यक्ष बनेगा सदस्य बन, इसको बोला जाता है पदेन। सभी जो जैसे कि अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष, SC आयोग का, अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष, ये लो भाई, अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष, अनुसूचित जनजाति आयोग का अध्यक्ष, आपका महिला आयोग का अध्यक्ष, आपका पिछड़ा वर्ग OBC आयोग का अध्यक्ष, आपका राष्ट्रीय दिव्यांगजन आयोग का अध्यक्ष, आपका राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग का अध्यक्ष। मतलब 7 अलग अलग विभाग है। कमजोर वर्ग कहा जाता है इनको। कमजोर वर्ग के उत्थान के लिए जो जो आयोग बनाए गए हैं उन सभी के अध्यक्ष इस आयोग के सदस्य होंगे, पदेन सदस्य होंगे। अच्छा, एक बात याद रखना, पहले तक, कुछ दिन पहले तक यहां तक पढ़ाया जाता था, यहां तक पढ़ाता था मैं। 1+ यहां पे लिखा था ना 1 + 4 + 4, तो ये जो 4 आते थे, पदेन आते थे, ये 4 यहां तक आते थे। 2019 में इन तीनों को जोड़ा गया है, इन तीनों को संशोधन करके जोड़ा गया है। तो मैं थोड़ा सा संशोधन को भी साथ लेते हुए चल रहा हूं। क्लियर है? तो ये पदेन हो गए, याद रखेंगे। अच्छा, बताते बताते ना मैं आपको एक बात बताना भूल गया। मैंने जो बोला है 3 मानव अधिकार क्षेत्र का ज्ञाता हो, तो 3 में से एक बात याद रखेंगे, इसमें से एक महिला होना अनिवार्य है। 3 के 3 पुरुष होंगे तो नहीं चलेगा, तीनों में से कम एक महिला होना अनिवार्य। भले 2 महिला हो जाए, 3 महिला हो जाए, तीनों के तीनों ज्ञाता महिला हो जाए चलेगा, लेकिन तीनों में से एक महिला होना अनिवार्य है। इस बात को आप यहां पे ध्यान में रखेंगे। तो कुछ इस प्रकार एक आयोग का गठन हो गया। देखो दोस्त, एक आयोग का गठन हो गया। ये एक मैंने आयोग का गठन कर दिया जिसमें एक अध्यक्ष है, और मैंने बोला ये 5 वो लोग हैं जिनको नियुक्त किया गया, और 7 वो लोग हैं जिनको पदेन किया गया, और ऐसा एक आयोग का गठन हो गया। अब ये आयोग में जो 13 मेंबर हैं, इनकी जिम्मेदारी क्या है? ये जिम्मेदारी क्या है? इनकी जिम्मेदारी यह है कि भारत देश में इतने बड़े क्षेत्र में यदि कहीं पे मानव अधिकारों का हनन हो रहा है, चाहे बच्चे का हो, चाहे पुरुष का हो, महिला का हो, किसी का भी मानव अधिकारों का हनन हो रहा है, उसके लिए कार्य करना, देखना, मानव अधिकारों का संरक्षण देना। अगर हनन हो रहा है तो कार्रवाई करना। तो इसलिए कैसे कार्रवाई करेंगे, प्रक्रिया के बारे में मैं बताऊंगा, इनकी शक्तियों के बारे में। अब इनको कुछ शक्ति भी देना पड़ेगा ताकि वो अच्छे से काम कर सके। समझ में आ रहा है ना? अच्छा, याद रखना ये 13 तो होंगे ही होंगे आयोग में। इस आयोग में एक महासचिव का भी पद होगा। इस आयोग में एक महासचिव का भी पद होगा, और वो महासचिव कौन होगा? वह महासचिव भारत सरकार के सचिव स्तर का कोई सरकारी अधिकारी होगा, जिसका एक महासचिव का पद होगा। उस महासचिव के ही नाम पर सभी कार्य किए जाएंगे। ये सब सलाह देंगे। यहां से जो भी नोटिस निकलेगा, भारत देश में लागू होने के लिए जो भी नोटिस निकलेगा, जो भी कार्रवाई के लिए आदेश निकलेगा, वह एक महासचिव के पद पर होगा। यह भारत सरकार के सचिव स्तर का व्यक्ति होगा जिनको महासचिव के पद पर बैठाया जाएगा। और एक अन्वेषण अधिकारी भी होगा, एक अन्वेषण अधिकारी भी होगा। अन्वेषण अधिकारी मतलब इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, जो किसी मामले की जांच से संबंधित अधिकारी होगा। यदि किसी क्षेत्र में पता चला पुलिस वाले ने किसी व्यक्ति को जबरदस्ती रात भर जेल में बैठाए रहा, और रात भर पुलिस वाले अपने अधिकारों से हटकर उनको डंडे से मारते रहे, जबरदस्ती मारते रहे, ऐसा बात पता चला, तो उसकी जांच करने के अधिकार इस पुलिस महानिदेशक को होगा। अन्वेषण करने का काम, इन्वेस्टिगेशन करने का काम होगा। तो क्या क्या बताए? ये 13 मेंबर होंगे, एक महासचिव होगा, और एक एक अन्वेषण अधिकारी होगा, एक इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होगा, जो पुलिस महानिदेशक होगा। कोई भी पुलिस महानिदेशक रैंक का व्यक्ति होगा, अधिकारी होगा, उसको अन्वेषण अधिकारी बनाया जा सकता है। अधिनियम को सही मायने में बोलूं तो ढंग से पढ़ोगे तो और भी बहुत सारे बातें हैं। क्लर्क का पद होगा, बोले हैं। एक बड़ा सा बिल्डिंग होगा, और वो स्थान क्या रहेगा? उस बिल्डिंग का दिल्ली में इसका स्थान होगा, जहां पे ये सब मिलकर बैठेंगे।
महासचिव बैठेगा, अन्वेषण अधिकारी बनेंगे, एक कार्यालय को संचालित करने के लिए जितने क्लर्क चाहिए, स्टाफ चाहिए, प्यून चाहिए और जो भी अधिकारी चाहिए, सब जहां पे बैठेंगे उसका स्थान क्या होगा, दिल्ली में होगा। फिर भी यदि ऐसा लगता है कि दिल्ली के जगह में यह कहीं और होना चाहिए, मानव अधिकार आयोग का स्थान कहीं और होना चाहिए, तो यह अध्यक्ष निर्धारित कर सकता है कि यह स्थान यहां से हटकर कहां पे और ले जाया जा सकता है, अध्यक्ष कह सकते हैं। और मैं आपसे उम्मीद करता हूं, मैं बार बार अध्यक्ष बता रहा हूं, तो बाकी आप 12 लोगों का नाम जानो या ना जानो, मेरे को यह जानना है कि इस अध्यक्ष, यह जो मैं अध्यक्ष की बात कर रहा हूं, यह वर्तमान अध्यक्ष, वर्तमान 2021 में अध्यक्ष कौन है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है। जब भी आप किसी एग्जाम हॉल में जाओ, यह बहुत बड़ा करंट अफेयर है, वर्तमान में इन सभी आयोगों के अध्यक्ष कौन है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन है, यह अपने आप में बहुत बड़ा प्रश्न बनता है। आप मेरे को कमेंट करके जरूर बताएंगे और आपका कमेंट मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मैं जानना चाहता हूं मैं जो सिखा रहा हूं आपके लिए ये यूजफुल है कि नहीं है, आप मेरा साथ दे रहे हैं कि नहीं। मैं तो साथ दे रहा हूं, आप कमेंट करके बताएंगे, मेरे को भी अच्छा लगेगा, मैं उतना ही प्रोत्साहित होऊंगा कि मैं और अगला वीडियो बनाऊं, इस पूरे लेक्चर को कंप्लीट कराऊं। ये आपका एक काम रहेगा। खैर वापस आ जाते हैं हम लोग। मैंने क्या बोला, ये टोटल के 6 के 6 नियुक्त, 5 सदस्य और ये एक 6 के 6 नियुक्त किए जा रहे हैं और ये 7 पदेन हैं। तो पदेन तो फिर पढ़ने का जरूरत नहीं है, जो इस पद पर आएंगे अपने आप यहां आ जाएंगे। हमको क्या पढ़ना जरूरी है, हमको ये पढ़ना जरूरी है ये लोगों की नियुक्ति कैसे होगी, कौन करेगा नियुक्त। क्या मैं कर सकता हूं, क्या मैं गिरिजाशंकर चंद्राकर नियुक्त कर सकता हूं, या आप XYZ सुनने वाले इनकी नियुक्ति कर सकते हो। कोई तो होंगे जो इनको आयोग में बताएंगे। न्यायाधीश तो बहुत सारे हैं, किस न्यायाधीश को इस आयोग में भेजना है, किसको नहीं भेजना है, इसका निर्णय कौन लेगा। अब पढ़ेंगे इन 6 सदस्यों की नियुक्ति कौन करेगा और किस प्रकार होगा। क्लियर है, तो अब हम उसके बारे में भी इसी वीडियो लेक्चर में चर्चा करेंगे। तब तक मैं बोर्ड साफ कर देता हूं, तब तक एक बार आप कॉपी भी पलटा लो। क्लियर है, चलो भाई देखते हैं। अब हम यह देखेंगे, हम अगले धारा के बारे में बात करेंगे, धारा नंबर 4 के बारे में बात करेंगे। अभी तो हमने पढ़ लिया गठन, आयोग का गठन कर लिए, 13 मेंबर रहेंगे समझ लिए, लेकिन 13 मेंबर में से मैंने 6 मेंबर को बोला कि वह नियुक्त किए जाएंगे। अगर ये 6 मेंबर नियुक्त किए जा रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, ये 6 मेंबर नियुक्त किए जा रहे हैं, तो नियुक्त कैसे होगा, कौन उनकी नियुक्ति करेगा। तो याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्री का यह बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये मानवाधिकार आयोग के सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। किसके द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इनकी नियुक्ति की जाएगी। मतलब यह कितने कौन कौन इस आयोग के अंदर जाएंगे यह डिसाइड राष्ट्रपति जी करेंगे। इन्हीं के हस्ताक्षर से कोई इस आयोग के अंदर जा सकता है। अच्छा, अब प्रश्न बनता है क्या है, राष्ट्रपति की विवेकी शक्ति है, राष्ट्रपति खुद से निर्धारित करेंगे क्या कि कौन अंदर जाएंगे। तो आप याद करके देखो, मैं संविधान में राष्ट्रपति की विवेकी शक्ति को लेकर बहुत डिटेल से चर्चा करता हूं। और विवेकी शक्ति में मैंने ये नियुक्तियों को तो विवेकी शक्ति नहीं माना था, चाहे राष्ट्रपति की विवेकी शक्ति नहीं है। राष्ट्रपति तो सिर्फ हस्ताक्षर करेंगे। जो फाइल नियुक्ति समिति द्वारा, ये देखो यहां नियुक्ति समिति है, अपॉइंटमेंट कमेटी कहेंगे, जो नाम, जिस नाम की सिफारिश नियुक्ति समिति द्वारा की जाएगी, राष्ट्रपति सिर्फ उस नाम पर हस्ताक्षर करेंगे, नियुक्ति पर हस्ताक्षर करेंगे और वह सदस्य राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का सदस्य बन जाएगा। तो कुछ इस प्रकार, अब यह है नियुक्ति समिति, तो यह राष्ट्रपति की विवेकी शक्ति नहीं है। अच्छा, प्रश्न बनता है, ये जो नियुक्ति समिति मैं बता रहा हूं, ये इस नियुक्ति समिति में कौन कौन रहेंगे, कौन जो ऐसा है जो नाम की सिफारिश करेगा। इसमें कुल 6 मेंबर होते हैं, 1 + 5। जब भी ऐसा लिखूं समझना 1 अध्यक्ष है और जो 5 लिखा हूं वो सदस्य है। तो नियुक्ति समिति में कुल 6 सदस्य रहेंगे, 1 अध्यक्ष व 5 अन्य सदस्य। तो ये 6 कौन होंगे जो मानवाधिकार आयोग के सदस्यों की नियुक्ति से संबंधित राष्ट्रपति को सलाह देते हैं। ये सदस्य में से सबसे पहले एक रहेंगे अध्यक्ष, जो रहेंगे भारत के प्रधानमंत्री। क्या रहेंगे, भारत के प्रधानमंत्री इस नियुक्ति समिति के अध्यक्ष होंगे। देखो 1, ये जो 1 लिखा हूं ये भारत के प्रधानमंत्री आज वर्तमान में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नियुक्ति समिति के अध्यक्ष हैं माननीय नरेंद्र दामोदर भाई मोदी जी। मोदी जी प्रधानमंत्री अध्यक्ष रहेंगे।
5 अन्य सदस्यों में से कौन कौन से रहेंगे? तत्कालिक गृह मंत्री। आज वर्तमान में गृह मंत्री कौन है? आप सभी जानते हैं। लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा के विपक्ष का नेता, राज्यसभा का उपसभापति। याद रखना मैंने लिखा है उपसभापति, सभापति नहीं लिखा है। अगर मैं सभापति लिख देता या मैं क्या लिखता, पार्लियामेंट ऐसा लिख देते, तो वहां पे वह उपराष्ट्रपति कहला जाते, क्योंकि जो सभापति होते हैं राज्यसभा के वही भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं। तो इसीलिए किसको लिया गया है? उपसभापति को। राज्यसभा का उपसभापति, तत्कालिक समय में राज्यसभा में विपक्ष का नेता। एकदम मस्त है याद करने का। ये प्रधानमंत्री गृह मंत्री को थोड़ा अलग मान लो, और अलग है भी आज के डेट में, आप सभी जानते हो। लोकसभा का अध्यक्ष, लोकसभा का विपक्ष, लोकसभा का अध्यक्ष, लोकसभा में विपक्ष का नेता, राज्यसभा का उपसभापति और राज्यसभा के विपक्ष का नेता। ये 6 लोग मिलकर डिसाइड करते हैं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में किसको सदस्य बनाया जाना है या किसको नहीं बनाया जाना है। यही समिति राष्ट्रपति को सिफारिश करता है, राष्ट्रपति उसमें हस्ताक्षर कर देते हैं। राष्ट्रपति की अभिवेक की शक्ति नहीं है। एक और बात आप याद रखेंगे, यह जो आयोग मैं गठित कर रहा हूं, 13 सदस्यीय आयोग कर रहा हूं, यह गैर संवैधानिक है। यह प्रश्न पूछा जाता है इसमें से कौन कौन सा, ये सब संविधान का भी प्रश्न बनता है। जो बच्चे मेरे से सुन रहे हैं, आपका प्री भी उतना ही स्ट्रांग होगा। यह गैर संवैधानिक निकाय है। क्यों? क्योंकि इसका गठन किया जाए ऐसा संविधान की बुक में नहीं लिखा गया है। संविधान से हटकर यदि कोई कानून बनता है वह सभी गैर संवैधानिक कहलाएगा। हाँ, कानूनी है, वैधानिक है, यह वैधानिक है, कानूनी है, लेकिन गैर संवैधानिक है। गैर संवैधानिक अगर आप बोले तो ये कानून से हटकर हम इसका निर्माण कर रहे हैं। क्लियर है? तो यह गैर संवैधानिक कहलाएगा। साथ ही साथ आप यह बात करेंगे, यह एक स्वतंत्र निकाय है। क्या है? यह स्वतंत्र निकाय है। ये जो आयोग गठित किया जाएगा यह स्वतंत्र निकाय है। यह किसी भी मंत्रिपरिषद, मंत्रिमंडल या राष्ट्रपति के अधीन नहीं है। यह अपने आप में स्वतंत्र होकर कार्य करते हैं। क्लियर है? चलो भाई, तो ये दोनों बातें आप इससे संबंध याद रखना। हर वो निकाय जो संविधान से हटकर गठित हुआ है, जिनका वर्णन संविधान में नहीं है, वह सभी गैर संवैधानिक कहलाएगा। तो इस आयोग के सदस्य, अफसोस बहुत बड़ी बात है यदि किसी आयोग के सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति कर रहे हैं। राष्ट्रपति बड़े बड़े पद में रहने वालों की नियुक्ति करते हैं भाई, तो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो नियुक्ति समिति, राष्ट्रपति, फिर आयोग के सदस्य बनेंगे। क्लियर है? अच्छा, एक चीज और याद रखेंगे, अगर हम ये चीज चर्चा कर रहे हैं तो याद रखेंगे। देखो, मैंने बोला था ये जो अध्यक्ष है ये सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश रहा हो, और मैंने बोला ये एक और व्यक्ति क्या रहेगा? सुप्रीम कोर्ट का। ये एक और व्यक्ति क्या रहेगा? हाई कोर्ट के। तो मेरे कहने का मतलब, आप इधर किसी हाई कोर्ट के व्यक्ति को अंदर ले जाना चाह रहे हो, आप किसी सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को अंदर ले जा रहे हो, और ऑलरेडी कोई अपने हाई कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश है या कोई सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश है, उनको उनका काम छोड़वा के आप यहां ले जाना चाह रहे हो। तो याद रखना, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश या सुप्रीम कोर्ट में वर्किंग किसी न्यायाधीश की नियुक्ति से पहले, इन दोनों की नियुक्ति से पहले CJI की, तत्कालिक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की अनुमति आवश्यक है। इनकी अनुमति के बगैर आप उसको नियुक्ति समिति के माध्यम से यहां नहीं भेज सकते। भाई उसको बता तो दो, आपकी न्यायपालिका से 2 आदमी को हम लोग इधर ला रहे हैं, तो इनको पूछने से पहले, अब इनको पूछेंगे तब अंदर भेजेंगे, बिना पूछे नहीं भेजेंगे। हाँ, अगर रिटायर्ड है, ये वाले तो रिटायर्ड होते हैं, अगर रिटायर्ड है तो पूछने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर ऑलरेडी वो किसी न्यायालय में हैं, वर्किंग हैं, तो CJI को पूछना जरूरी है। अच्छा, एक बात और याद रखेंगे, पता चला जिस दिन नियुक्ति हो रहा है उस दिन इसमें से कोई एक व्यक्ति नहीं थे, जैसे लोकसभा के विपक्ष का नेता नहीं, या और उस दिन ऐसा हो सकता है राज्यसभा के उपसभापति भी नहीं थे। बचे कितने दोस्त? 1+3 बस बचे हैं। तो यदि नियुक्ति समिति किसी नाम की सिफारिश राष्ट्रपति को करते हैं, तो अगर कोई अनुपस्थित है तो भी नियुक्ति को वैध माना जाएगा। इन लोग भी अगर इतने मिलकर, 2 नहीं अनुपस्थित हैं, 1+3 मिलकर 2 की अनुपस्थिति में किसी नाम की सिफारिश राष्ट्रपति को कर दे, तो वह नियुक्ति भी वैध माना जाएगा, वह अवैध नहीं है। बात समझ में आया होगा?
कोई ना कोई अनुपस्थित रहता है यार, ढंग से विपक्ष का नेता नहीं है, तो ऐसे समय में ऐसे रुकावट ना आए, काम में बाधा ना आए, जितने लोग हो भाई चलो नाम की सिफारिश करो, ऐसा बात है। अच्छा ये बात याद रखेंगे। धारा नंबर 5, अगर नियुक्ति हो रहा है तो हो सकता है बीच में इन लोगों को अपना त्याग पत्र देने का मन करे। अच्छा त्याग पत्र ये 6 ही दे सकते हैं। जो पदेन है, इससे पहले जो मैं चर्चा किया, जैसे ST/SC आयोग का अध्यक्ष, पिछड़ा आयोग का अध्यक्ष, वो त्याग पत्र नहीं दे सकते। अगर वो अध्यक्ष है तो उनको यहाँ का सदस्य बनना ही पड़ेगा, अपना विचार वहां पे लाके नहीं छोड़ देना है। तो त्याग पत्र कौन देंगे? ये जो नियुक्त किया गया है यही त्याग पत्र देंगे। और सीधी सी बात है दोस्त, हमारे भारतीय संविधान का नियम है, जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति ने किया है वो लोग अगर काम नहीं करना चाह रहे हैं तो वो अपना पद, अपना इस्तीफा भी, अपना त्याग पत्र भी राष्ट्रपति को देंगे, किसी और को नहीं। ये बात आप याद रखेंगे, भारतीय संविधान है, जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे वो सब अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को ही बता कर देंगे। भैया राष्ट्रपति अपने काम के लिए रखे थे ना, आओ आओ ये सब काम करना, नहीं तो हमारे भारत देश का राजा कौन है? राष्ट्रपति है। राष्ट्रपति को ही सब काम करना है, मानवाधिकार का संरक्षण करना है। अकेले व्यक्ति काम कर पाएंगे क्या? नहीं। तो ये अपने काम करने के लिए आयोग का गठन किया। ऐसा संविधान का व्यवहार है, ऐसा संविधान का व्यवहार है। इसी व्यवहार में यदि राष्ट्रपति अपने कामों के लिए किसी की नियुक्ति किए हैं और वो लोग अगर काम नहीं करना चाह रहे हैं तो वो अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को ही देंगे, अपना काम राष्ट्रपति को ही देंगे। अच्छा पद से हटाए जाना, ऐसा लग रहा है इन लोग किसी कारणवश अच्छा काम नहीं कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है किसी कारणवश इन लोग अच्छा काम नहीं कर रहे हैं। इनका कार्यकाल अभी मैं बताऊंगा थोड़ी देर में। ये अभी काम नहीं कर रहे हैं, कार्यकाल पूर्ण होने से पहले ही इनको पद से हटाया जाना है, ऐसा लग रहा है। तो हटा कौन सकते हैं? पद से हटाया जाना, इनको राष्ट्रपति पद से हटा सकते हैं, प्रेसिडेंट ही इनको पद से हटा सकते हैं। चलो भाई तुम अच्छा काम नहीं कर रहे हो, तुमको हटाते हैं। यहाँ पे कैसे पता चला कि वो अच्छा काम नहीं कर रहे हैं? 2 आधारों पर, एक असमर्थता व कदाचार। असमर्थता 2 ही आधार हैं, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्यों को हटाने का 2 ही आधार है। एक असमर्थता, असमर्थता मतलब वो काम नहीं कर पा रहे हैं या उनका आचरण अच्छा नहीं है, व्यवहार अच्छा नहीं है, इस कारण इन 2 आधारों पर राष्ट्रपति उनको हटा सकते हैं। लेकिन राष्ट्रपति हटाने से पहले सुप्रीम कोर्ट से जांच करवाएगा कि सही में ये असमर्थ है या नहीं है, सही में ये इनका कदाचार है या नहीं है। पहले सुप्रीम कोर्ट से जांच करवाएंगे और सुप्रीम कोर्ट बोलेंगे नहीं इनको हटा दिया जाना चाहिए, तभी सुप्रीम कोर्ट के रिपोर्ट के आधार पर, जांच रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रपति उनको हटाएंगे। तो नियुक्ति राष्ट्रपति जी किए, उन लोग अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को दिए, हटाने का काम भी राष्ट्रपति जी कर रहे हैं, भले ही सुप्रीम कोर्ट की जांच रिपोर्ट के आधार पर कर रहे हैं, सब में राष्ट्रपति, इसलिए बहुत शक्तिशाली संस्था है। और अगले क्लास में बताऊंगा मैं आपको। क्लियर है इनके बारे में? चलो भाई क्लियर है। तो त्यागपत्र अध्यक्ष व सदस्य दोनों किसको देंगे? राष्ट्रपति। पद से हटाएगा कौन? राष्ट्रपति। किस आधार पर? असमर्थ व कदाचार के आधार पर। किसकी जांच रिपोर्ट के आधार पर? सुप्रीम कोर्ट की जांच रिपोर्ट के आधार पर। अच्छा ये बात और याद रखना, सुप्रीम कोर्ट सीधे, माफ करना, राष्ट्रपति सीधे तौर पर भी हटा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट से बिना जांच कराए भी हटा सकते हैं। इन 6 में से किसी को भी कभी भी अगर 4 कारण उचित हो तब, जैसे कि सीधे तौर पर राष्ट्रपति कब हटा सकता है? जब उन 5 में से, माफ करना 5 में से नहीं, ये 6 में से जैसे लगे जिनके ऊपर कार्यवाही हो रहा है, अगर लगे वो दिवालिया घोषित हो गया हो, उन्होंने बैंक से लोन लिया था लेकिन बैंक का लोन नहीं पटा रहे हैं, दिवालिया घोषित हो रहा है, तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट की जांच रिपोर्ट की जरूरत नहीं है, राष्ट्रपति उनको तुरंत पद से हटा सकते हैं। किसी और रोजगार में हो, पता चला वो आयोग के सदस्य बनने, अध्यक्ष बनने के नाते सैलरी ले ही रहे थे, लेकिन उसी समय वो किसी और काम को कर रहे हैं, वहां पे भी सैलरी ले रहे हैं। पता चला उन्होंने तो कोचिंग इंस्टीट्यूट खोलकर बच्चों को पढ़ाना भी शुरू कर दिया और आयोग के अध्यक्ष भी हैं, 2 जगह से पैसा ले रहे हैं, वो लाभ का पद धारण कर लिए हैं। ऐसी स्थिति में किसी और रोजगार में होने पर उनको राष्ट्रपति बिना सुप्रीम कोर्ट के जांच के पद से हटा सकते हैं। मानसिक व शारीरिक अक्षमता है,
मानसिक रूप से कमजोर हो गया है या शारीरिक रूप से कमजोर हो गया है, उनका एक्सीडेंट हो गया है, वो काम पे आ नहीं पा रहे हैं, ऐसा लग रहा है वो सही ढंग से अपना कार्य नहीं कर पा रहे हैं, उस समय राष्ट्रपति जी हटा सकते हैं। सक्षम न्यायालय द्वारा दोष सिद्ध किया हो, पता चला किसी न्यायालय में उनके ऊपर आपराधिक प्रकरण चल रहा हो और प्रकरण चल रहा है तब तक तो ठीक है, पता चला उनको 6 महीने का सजा हो गया, 6 महीने का सजा सुना दिया गया किसी भी कारणवश, तो उनको भी पद से हटाया जा सकता है। तो ये 4 ऐसे कारण हैं जिसमें सुप्रीम कोर्ट के जांच की आवश्यकता नहीं है, राष्ट्रपति सीधे तौर पर किसी भी एक के कारण होने से उनको हटा सकते हैं, यह हटाए जाने का प्रावधान। इन लोगों का कार्यकाल कितने दिन का होगा, इन्हीं 6 का ही बात कर रहा हूं, बाकी सब तो पदेन है। इन 6 का कार्यकाल क्या रहेगा, यह धारा नंबर 6 में वर्णित है। कार्यकाल 3 वर्ष या 70 वर्ष, जो भी पहले पूरा हो जाए, जो भी पहले पूरा हो जाए। याद रखना, पहले यह कार्यकाल 5 वर्ष था, जिसको 2019 में संशोधन करके 5 वर्ष की जगह 3 वर्ष कर दिया गया। 3 वर्ष या 70 वर्ष। जैसे उदाहरण समझिएगा, कोई व्यक्ति 18 साल की आयु में यहां का सदस्य बनता है, तो नियमतः तो 3 वर्ष तक कार्यकाल करेंगे ये, लेकिन 3 वर्ष करेंगे तो 71 हो जाएगा, 71 ईयर्स हो जाएगा उसका एज। तो याद रखेंगे वो मात्र 2 साल काम करेंगे, 70 वर्ष का आयु पूर्ण हो जाएगा और 2 साल बाद ही वो वहां से पद से हट जाएंगे। या ऐसा है, कोई ऐसा व्यक्ति है जो 64 ईयर्स में ये पद धारण करते हैं, तो मात्र वो अगले कितने सालों तक, 3 सालों तक काम करेंगे। अपने एज के 67 साल के जब होंगे तो वह उस पद से अपने आप हट जाएंगे, स्वतः ही हट जाएंगे। तो जो भी पहले आ जाए, 3 वर्ष पहले आ जाए तो 3 वर्ष को माना जाएगा, 70 वर्ष पहले आ जाए तो 70 वर्ष को माना जाएगा। तो कार्यकाल कितना रहेगा, 3 वर्ष या 70 वर्ष। पुस्तकों में पढ़ोगे तो वहां पे 5 वर्ष लिखा रहेगा, आप उसको सुधार लोगे। इसमें कार्यवाहक अध्यक्ष का भी प्रावधान है। कभी कभी ऐसा हुआ कि ये जो मैं अध्यक्ष बता रहा हूं, इस अध्यक्ष के आकस्मिक पद रिक्त हो गया, या हो सकता है कुछ दिन तक वो बीमार पड़ गए, नहीं आ पा रहे हैं, अपनी बेटी की शादी में हैं, 1-8 महीने तक तैयारी कर रहे हैं, या विदेश चले गए हैं अपनी इलाज के लिए, कोई भी कारण हो सकता है। तो उस समय राष्ट्रपति अपने इच्छा से किसी को भी कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त कर सकते हैं। इनमें से ही किसी एक को कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त कर दिया जाएगा। ये जो 5 है, 5 में से किसी एक को राष्ट्रपति अपने विचार से, अपने मत से अच्छा समझते हुए अध्यक्ष नियुक्त कर देंगे। क्लियर है भाई? तो मैं उम्मीद करूंगा यह पूरे का पूरा आयोग कैसे गठित हुआ, ये लो भाई, ये आयोग कैसे गठित हुआ। इस आयोग में एक अध्यक्ष है, 5 और अन्य सदस्य हैं जो नियुक्त किए जा रहे हैं, और 7 जो पदेन सदस्य हैं, इनके बारे में आपको डिटेल से पढ़ाई समझ में होगा। सब आ गए, इसके अंदर आ गए, बैठ गए, सबको अपना अपना कार्यकाल पता चल गया, राष्ट्रपति ने नियुक्त करके भेज दिया। इनको ये भी बात पता चल गया कि त्याग पत्र हमको जब देना होगा तो किसको देना है, इनको ये बात भी पता चल गया हमको राष्ट्रपति कब कब हटा सकते हैं, सब बात हो गया। आयोग गठित हो गया, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग NHRC का गठन हुआ। अब इनका शुरू होता है काम कि ये काम क्या करेंगे, कैसे करेंगे, इनकी शक्तियां क्या है, काम करते समय किस प्रक्रिया को अपनाएंगे। जो मेंस के प्रश्न बनते हैं उसके बारे में हम अगले वीडियो लेक्चर में चर्चा करेंगे। क्लियर है? तो मैं उम्मीद करूंगा अब तक का क्लास आपको समझ में आया होगा। डेफिनेटली आप कमेंट करके मेरे को बताएंगे और आपको किस प्रकार का क्लास चाहिए, कैसा आप पढ़ना चाह रहे हो। एक बात आप जरूर ध्यान रखेंगे, अभी तो मैं 1 बाय 1 यहाँ पे समझाते चल रहा हूँ, मैं आपको इस बोर्ड में लिखवा के भी दिखाऊंगा कि मेंस में लिखा कैसे जाता है। 2 नंबर में ऐसे यहाँ से कैसे कैसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, 4 नंबर के लिए कैसे कैसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, और 2 नंबर में कैसे आंसर करना है, 4 नंबर में कैसे आंसर करना है, कैसे लिखोगे, मैं प्रॉपर आपको लिख कर दिखाऊंगा। क्लियर है? वो तभी करेंगे जब अगले 2 वीडियो लेक्चर में हमारा यह मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम समाप्त होगा। पूरा पढ़ ले, उसके बाद हम इसका मेंस लिखेंगे। क्लियर है? तब तक आप बने रहें और मैं उम्मीद करूंगा अगले वीडियो लेक्चर के लिए मैं आपसे कमेंट जरूर देखूं। क्लियर है भाई? चलो तो मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।